तो चलिए भैया आज हम बात करते हैं न्यूटन रिंग को लेके। न्यूटन रिंग आपके एटीसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि हर कोई न्यूटन रिंग के बारे में पूछ रहा था कि कब इसका लेक्चर अपलोड होगा, तो भैया आज आप लोगों का सस्पेंस टूटेगा और आज आप लोगों के सामने हम न्यूटन रिंग के बारे में बात करेंगे। जितना आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर में एक न्यूटन रिंग का फोबिया बना रखा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। न्यूटन रिंग अगर आप लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को इजीली स्मूथली आप खुद भी इसके डेरिवेशन के बारे में बात कर सकते हैं, यहाँ से क्या निकल के आएगा उसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि वेव ऑप्टिक्स का सबसे सिंपलेस्ट जो पोर्शन होता है वो हमारे पास में न्यूटन रिंग होता है, जो कि आप अपने इंजीनियरिंग या बीएससी के थर्ड सेमेस्टर के आसपास में इसको पढ़ते हैं। चलिए बात करता हूँ न्यूटन रिंग को लेके। जब भी हम न्यूटन रिंग के बारे में बात करेंगे तो पहली चीज़ मैं आप लोगों के साथ में कंसिडरेशन में लेके चलना चाहूँगा, जो कि मुझे बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि इसके अंदर में एक वेज शेप होता है, तो वहाँ से किस तरह से हमारे पास में पार्ट डिफरेंस होगा, उनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास में मान लो ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स मेरे पास में क्या रखा हुआ है, एक लेंस रखा हुआ है, ठीक है। और इसको मैंने रख दिया भाई ये एक ग्लास प्लेट के ऊपर में, ये मैंने ग्लास प्लेट रख दी है। यानी कि आप इसको मान लो प्लेट पी है मेरे पास में। देखो यहाँ से हमारे पास में क्या निकालना पड़ेगा चीज़ें, क्योंकि इंटरफेरेंस जब भी हम निकालते हैं ना, तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है कि पार्ट डिफरेंस हमारे पास में क्या है। अगर आप पार्ट डिफरेंस इजिली निकाल लोगे ना, तो जो भी हमारे पास में कैलकुलेशंस होंगे, चाहे मैं डार्क फ्रिंज के लेकर बात करूँ, चाहे मैं ब्राइट फ्रिंज को लेकर बात करूँ अपने न्यूटन रिंग के अंदर में, तो वो इजिली निकाल लोगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक वेज टाइप बन रहा है। वेज का मतलब कुछ इस तरह का गैप सा बन रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा भाई। ये यहाँ का आप कह सकते हैं कि ये जो शेप बन रही है, दिस इज ए वेज शेप, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर वेज टाइप में दिख रहा होगा, यानी कि थोड़ा सा स्लोप टाइप में बन के दिख रहा होगा। ये जो इनके बीच में एंगल बनता है ना, इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरे पास में जो एंगल होता है दैट इज थीटा। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि मान लो मेरे पास में एक रेडिएशन यहाँ से आते हैं, ये मेरे पास में एक रे आई और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, यहाँ पर इंसिडेंट होगी, यहाँ पर जाएगी तो कुछ इसके बाहर ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ यहाँ से आएगी, और ये क्योंकि ये डेंसर रेयर टू डेंसर मीडियम मेरे पास में आ रही है, तो कहाँ पर जाएगी वो टुवार्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाती है। तो ये एक्चुअल पाथ इसका ये नहीं रहा होगा, ये एक्चुअल पाथ इसका थोड़ा सा डेविएट हो गया, यानी कि इसका नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये ऐसे कि ऐसे इस पर आएगी, क्योंकि हमने 90 डिग्री उसके ऊपर में इंसिडेंट करवाई है ना, तो 90 डिग्री जैसे आएगी ना, तो उसके अंदर में कोई रिफ्लेक्शन होगा ना ही उसके अंदर में रिफ्रैक्शन होगा। ओके, वो जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी और रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसी डायरेक्शन में अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक करके निकल जाती है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स के अंदर में इसको पढ़ा था। अब क्या करते हैं, जब ये यहाँ पर इस डेंसर मीडियम में पहुंची है ना, जब ये इस डेंसर मीडियम में पहुंची है, तो क्या करेगी ये रे यहाँ पर जाएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, हमारे पास में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को अभी जो मैं बताने जा रहा हूं। अब ये रे क्या करेगी, यहां से फिर क्या करेगी, अगेन नीचे की साइड में आएगी यहां पर, ठीक है। और यहां पर आने के बाद में इस पॉइंट से वापसी क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, यानी कि ये रे यहां पर रिफ्लेक्ट बैक कर गई है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर मैं ये रे को कंसिडरेशन में लेके चल रहा हूं, तो ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकलेंगी भाई, यहां से इस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो इन दोनों रेज के बीच में आप देखेंगे कि एक यहां पर एक पाथ डिफरेंस डेवलप हो जाता है। मान लो आप कहें कि ये इसके बराबर, ये ऐसे आप इसको ड्रॉ कर दो, तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट आ गया इसके अंदर में, ठीक है ना। ये आपके पास में एक एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आया ना, ये इसका पार्ट डिफरेंस हो गया। अब दो रेडिएशन, आपको जब भी इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो आपको कितनी रेडिएशंस की जरूरत पड़ती है, दो आपकी रेज की जरूरत पड़ती है। क्या आपको दो रेज मिल गई है, बिल्कुल मिल गई है। अब यहां पर ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, यहां पर जो मेरे पास में एक रिफ्लेक्शन यहां पर होता है, दूसरा रिफ्लेक्शन यहां पर हो रहा है, तीसरा रिफ्लेक्शन यहां पर हो रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर में एक हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज स्टोक ट्रीटमेंट। तो स्टोक ट्रीटमेंट क्या कहता है कि जब भी ऐसा कोई केस आता है कि वो डेंसर मीडियम के अंदर में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जब भी कोई हमारे पास में रे है वो डेंसर मीडियम के अंदर में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, तो उसके अंदर में एक पाथ डिफरेंस आ जाता है, जो कि होगा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 का। तो स्टोक ट्रीटमेंट हमारे पास में यही कहता है कि उसके अंदर में एक पाथ डिफरेंस आ जाता है, दैट इज प्लस माइनस 2 का हमारे पास में आ जाता है। और अगर फेज की बात करें तो उसके अंदर में एक फेज डिफरेंस आ जाता है, दैट इज पाई भाई, इसके अंदर में सॉरी पाई हमारे पास में इसका फेज डिफरेंस आया। तो आपको समझ में आया कि अगर यहां पर मेरे पास में कोई रे आ रही है तो एडिशनल उसके अंदर में क्या आ जाएगा, एक पाथ डिफरेंस आ जाता है, दैट इज प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 का आ जाएगा। अब ये तो हमारे केस नहीं था,
केस तो हमें ये निकालना है कि भाई ये जो टोटल इसके अंदर में पाथ डिफरेंस बना है ये कितना बनेगा। क्योंकि ये डेंसर मीडियम के अंदर में है तो मुझे इसके अंदर में एक स्टोक ट्रीटमेंट भी लगाना पड़ेगा, और स्टोक ट्रीटमेंट लगने का मतलब है कि उसके अंदर में एक प्लस माइनस λ/2 का भी फैक्टर आने वाला है। जब ये पूरी कैलकुलेशंस होती हैं तो आप ये मान के चलो कि ये जो विड्थ होती है इसको, मतलब जो लेंस है इसकी विड्थ को हम बोलेंगे टी, ठीक है। और यहां से देखिए ये मेरे पास में क्या है, लेंस है, और नीचे क्या है इसके अंदर में ग्लास प्लेट रखी हुई है। तो लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जो मेरे पास में, और ये बीच में जो रेड से मैंने दिखा रखा है यहाँ पर एयर रहा होगा। जिस भी मीडियम का, चाहे एयर रहा हो या फिर मेरे पास में वाटर रहा हो, यहाँ पर मैं कुछ भी रख दूँ, चाहे यहाँ पर आप ऑयल रख दो या फिर आप हनी रख दो, जो भी चीज़ आप, जिसका भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो उसको यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। यानी कि ये मेरे पास में क्या होने वाला है, ये म्यू होने वाला है, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट गिवन मीडियम, ठीक है। तो ये मेरे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसको हम कहाँ पर प्लेस करते हैं, नॉर्मली जो वेज बना है वहाँ पर। नॉर्मल जब आप इसको देखोगे, जब आप गिलास के ऊपर में एक लेंस वगैरह प्लेस कर देते हो तो आप देखते हैं कि वहाँ पर एयर का गैप होता है। तो जनरली ये वैल्यू हम 1 मान के चलते हैं। जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम इसके अंदर में हम जो भी मटेरियल चाहिए जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हमें, उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो पूछा गया है कि भाई ये जो पार्ट डिफरेंस होगा, यानी कि ये जो गैप बनाया है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल एक्स से। तो इस वेज शेप के अंदर में जो हमारे पास में पाथ डिफरेंस होता है, दैट इज पाथ डिफरेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल एक्स से, ये आपको गिवन होगा, दैट इज 2 म्यू टी, ठीक है। म्यू जो हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका, जो मीडियम यहां पर रखा होगा, कोस आर प्लस थीटा, ठीक है, ये मेरे पास में रखा होगा। अब देखो ये मेरे पास में कौन सा पार्ट डिफरेंस आया, ये आया मेरे पास टोटल, ये जो पार्ट डिफरेंस अलग से बचा हुआ है दोनों के बीच में, जब आपने रे को एक बड़ी थी और एक हमारे पास में छोटी थी, तो यहां से आपको निकालने के लिए परपेंडिकुलर डालते हैं ना, तो ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा बच गया, मान लो ये बी है और ये एन पॉइंट है, तो ये बी एन की बात कर रहा हूं, जिसको डेल एक्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेल एक्स आपने रिप्रेजेंट किया, तो ये एक्स्ट्रा जो मेरे पास में पार्ट डिफरेंस आ गया वो आ गया। लेकिन भाई यहाँ पे थोड़ी सी सोचने की चीज और है, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टोक ट्रीटमेंट भी लगाना पड़ेगा। और स्टोक ट्रीटमेंट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक रिफ्लेक्शन ये गया और एक रिफ्लेक्शन ये गया, तो इसके आने से इसके साथ में एक फैक्टर और जुड़ जाता है, दैट इज प्लस माइनस λ/2, ठीक है। तो ये आपका टोटल पार्ट डिफरेंस आएगा जब भी किसी वेज शेप के अंदर में, आप लोगों को इस तरह का रिफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है। अब बात आई कि इसकी हमें जरूरत कहां पर पड़ेगी, भाई जब हम न्यूटन रिंग पढ़ेंगे ना, तो न्यूटन रिंग का बेस यहीं से होकर चलता है, ठीक है। अगर ये आप लोगों को नहीं पता होगा ना, तो आप लोग अपने न्यूटन रिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। तो यहां पर आप लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई मेरे पास में आर क्या है और ये मेरे पास में थीटा क्या है। तो थीटा ये होता है कि जो यहाँ पर वेज ना, ये मान लो ऐसे रखा हुआ आप लोगों ने और ये प्लेट रखी हुई है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वेज के और ग्लास प्लेट के बीच में एंगल बनता है, दैट इज थीटा, जिसको हम नॉर्मली आगे जब केस चलेगा अपने साथ में, तो हम इस थीटा को वेरी वेरी स्मॉल मानेंगे, यानी कि इसको हम 0 मान सकते हैं, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे इस आर के लेके। आर क्या होता है मेरे पास में, ये होता है कि जिस एंगल से हमारे पास में रे आई है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्टेड एंगल जो हमारे पास में होगा। क्योंकि हमारे पास में किस तरह का इंसिडेंस होगा, हमारे पास में नॉर्मल इंसिडेंस होगा, यानी कि नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, तो ये मेरे पास में जे रेस डायरेक्शन में आई, उसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी किसके, इसके अंदर में, जो प्लेन सरफेस का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में आर भी क्या होने वाला है, वो भी मेरे पास में 0 होने वाला है। यानी कि आगे से जब हम यूज करेंगे इसको, जब भी हम यूज करेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि पार्ट डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी, और इसको प्लस माइनस λ/2। यानी कि वेज के अंदर में जब भी आप लोगों को पार्ट डिफरेंस से रिलेटेड बात करी जाएंगी, तो आपको यही करना है 2 म्यू टी। क्यों, क्योंकि ये तो मेरे पास में नॉर्मल जो पार्ट डिफरेंस बनता है, और ये मेरे पास में प्लस माइनस λ/2 क्या है, ये मेरे पास में स्टोक ट्रीटमेंट लगाने के बाद में ये पार्ट डिफरेंस बना है। यानी कि फेज आप कहें तो पाई है, और अगर पार्ट डिफरेंस यानी कि लैम्डा की टर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे तो λ/2 प्लस माइनस आप लोगों के साथ में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया, इसको मैं अभी अपने यहाँ पर नोट कर लेता हूँ और बाद में इसका दोबारा से हम यूज करते हुए चलेंगे। अब देखो ये भाई मैंने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, क्योंकि इसकी मुझे बार बार जरूरत पड़ती चलेगी, ओके। देखिए अब इसकी बात करें न्यूटन रिंग का। अगर न्यूटन रिंग हमें बताता क्या है, देखो न्यूटन रिंग जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए कंसेप्ट बना हुआ है, जिसके थ्रू हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि जो वेव, जो मेरे पास में मोनोक्रोमेटिक लाइट आप लोगों ने इंसिडेंट करवाई है, उसकी वेवलेंथ क्या है, या फिर आप लोगों ने वेव्स के बीच में
किसी भी पॉइंट पे किसी भी जो भी मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को निकालना हो तो आप इसी ट्रीटमेंट के थ्रू चलते हैं, यानी कि न्यूटन रिंग के थ्रू आप उसको अप्रोच करते हैं। ठीक है, इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं, फिर उसके बाद में कहानियाँ बड़ा मजा आएगा और जल्दी जल्दी हम उनको सोल्व करते हुए चलेंगे। ओके, देखो यहाँ पर मान लो मेरे पास में इस केस के अंदर में क्या किया जाता है कि ये मेरे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस रखा जाता है और इसके पास में एक सोर्स रखा जाता है, और सोर्स आप सबको पता है कि ये हम ऐसे ऐसे प्लेसमेंट पर करते हैं कि ये इसके फोकस पर रखा हो। ठीक है, ये आप सबको पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं इसके, तो हमें ये पॉइंट ऐसे चूज करना है, सोर्स को ऐसे रखना है ताकि हम उसके फोकस पे रखते हैं। फोकस पे रखने का रीजन क्या है, क्योंकि फोकस पे जब रखते हैं तो जब भी किसी लेंस पर गिरती हैं तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन किस में हो जाती है, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सोर्स रखा तो लाइट यहाँ पर जा रही है, यहाँ जा रही है, और ये आफ्टर ऑल कहाँ जा रही है, ये पैरेलल हो जा रही है भाई। ठीक है, हर डायरेक्शन में रह गई है, ये भी गई है, ये भी गई, ये भी गई और ये आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन ये हमारे पास में पैरेलल हो गई है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जब ये रेज आ रही थी तो यहाँ पर एक हमने ग्लास प्लेट रख दी भाई, ये हमने एक ग्लास प्लेट रख दी है, बहुत अच्छी बात भाई। ये मेरे पास में यहाँ इंसिडेंट हुई है, यहाँ इंसिडेंट होती है, और ये मेरे पास में बिल्कुल इसके सीधे रखना भाई आप लोग। ठीक है, ये मेरे पास में सीधे इंसिडेंट होती है। ये मैंने जो एंगल यहाँ पर इसका जो रखा गया है, ये मेरे पास में 45 डिग्री एंगल पर इसको रखा जाता है। 45 डिग्री पर रखने का रीजन ये है कि अब जब यहाँ पर टकराएंगे तो अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मेरे पास में नीचे की डायरेक्शन में चली जाएंगी, जहां पर क्या रखा होगा, बिल्कुल जो अभी हमने पढ़ के आए ना वेज शेप, वैसे के वैसे शेप का यहाँ पर मेरे पास में एक इस तरह का लेंस रखा होगा। ये मेरे पास में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया भाई। ठीक है, और इसको कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम इसके प्लेट के ऊपर में, ये हमने प्लेट के ऊपर में रख दिया। तो अब ये रेडिएशंस आएंगे, ये मेरे पास में रे आएगी और ये यहाँ पर आ जाएगी, ये आ गई भाई, दूसरी रे ये आ गई मेरे पास में, और तीसरी रे यहाँ पर आ गई है। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आएंगे, हम सभी को कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। अब यहाँ पर मैं केवल इस रे को कंसिडर कर रहा हूँ जब ये यहाँ पर टकराएंगी, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है इसके ऊपर में, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, यहाँ पर नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मली इसके ऊपर में इंसिडेंट हो रही है, नीचे वाली प्लेट है उसके ऊपर में भी नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। अब क्या करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये तो इनका इंसिडेंट था, ये इनका इंसिडेंस था, और ये मेरे पास में इनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्यों, नॉर्मल आई थी और नॉर्मली ये मूव कर जाएंगे ऊपर की डायरेक्शन में, और यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, ये रेज कुछ ऐसे जा रही होंगी, ये रे कुछ ऐसे जा रही होंगी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप होता है जिसका हम यूज करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि कोई इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहानी कहाँ से शुरुआत होती है। कहानी अगर मैं इस कंसिडरेशन में लूँ, इस रे को कंसिडर करता हूँ जो कि यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, जब ये यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है तो अभी आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर में क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहेंगे और दो रेज ऐसे हमारे पास में बन जाएंगी। ठीक है ना, ये रे आई मेरे पास में, ये रे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर गिरी, यहां से क्या होगा, अगेन डेंसर मीडियम के अंदर में, क्यों, क्योंकि बाहर तो एयर है और अंदर में मेरे पास में क्या है, लेंस मेरे यूज कर रहा हूं जिसके अंदर में ग्लास यूज किया गया है। जब यहाँ पर आएंगी तो इनके अंदर में इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और जब इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास में एक स्टोक ट्रीटमेंट मुझे लगाना पड़ेगा। और स्टोक ट्रीटमेंट क्या कहता है कि भाई ये रे जब इसके अंदर में मूव कर रही है, अंदर ही इसके अंदर में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसके अंदर में प्लस माइनस λ/2 का क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो भैया आप लोगों ने बहुत अच्छे से बात करी, क्योंकि अब दो रेडिएशंस मेरे पास में आ गई है और उनके बीच में पाथ डिफरेंस आ गया है। तो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था इसके अंदर में। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है ना भाई, इसका दूसरा वीडियो जिसके अंदर में मैंने इंटरफेरेंस और पाथ डिफरेंसेस को लेकर बात करी थी, तो बहुत अच्छे से उसको भाई देख के आओ, तभी आप लोगों को आज चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना तो उसके अंदर में मैंने आपको बताया था कि जब दो रेडिएशंस आपस में मीट कर रही हैं और उनके बीच में एक पाथ डिफरेंस बना हुआ है, तो वहां पर या तो मैक्सिमा बनेगा या फिर मिनिमा बनेगा। ठीक है, तो टोटल जो मेरे पास में ट्रीटमेंट चलता है इनके बीच में, तो वो मेरे पास में पहला तो हमें पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा हर केस के अंदर में। दूसरा मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैक्सिमा की क्या कंडीशन होगी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होने वाली है यहाँ पर मेरे पास में। और तीसरा जो मेरे पास में होने वाला है, मुझे मिनिमा कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव की क्या मेरे पास में कंडीशन बनने वाली है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ लिया। यहाँ पर ये मेरे पास में, अगर मैं इसको जी बोल देता हूँ, ये मेरे पास में जो ये बनी हुई है, जो इसको मैं सी बोल देता हूँ, कौन के जो मेरे पास में लेंस बना हुआ है, या फिर एल से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो एंगल बना है इसको आप थीटा मान सकते हैं। ओके, अब देखो पहले केस के अंदर में तो पाथ डिफरेंस आप लोगों को पता है, स्टेप वन में आप लोगों ने देखा कि मेरे पास में डेल एक्स था, वो कितना था, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ पर देखो ये मैंने बताया था 2 म्यू टी प्लस माइनस λ/2।
अब यहाँ पर ध्यान देना कि हम यहाँ पर चाहे लैम्डा प्लस का यूज़ कर ले, लैम्डा बाई 2 का, या फिर माइनस का यूज़ कर ले। हम अपने जितने भी कैलकुलेशन करेंगे ना, जो हमने स्टैंडर्ड इंटरफेरेंस के अंदर में बनाई थी, तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं केवल और केवल यहाँ पर माइनस लैम्डा बाई 2 का यूज़ करके। ठीक है, हम +2 का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस लैम्डा बाई 2 का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर में थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर जाएंगे। हमारे पास में क्या करेंगे उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। तो ये आप लोगों ने निकाला पार्ट डिफरेंस हो मेरे पास में किसका, जो रेडिएशन यहाँ पर निकल रही है। और आपने ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा था कि मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा इंटरफेरेंस के लिए या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारे पास में पार्ट डिफरेंस होता है, जो हमारे पास में पार्ट डिफरेंस हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था हमने, वहाँ पढ़ा था हमने n लैम्डा, ये पढ़ के आए थे भाई पीछे, ठीक है ना, जहाँ पर n की वैल्यू जो मेरे पास में दैट इज 1 2 3 इस तरह से चलती है सोन। तो यहाँ पर आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे देन यू विल गेट 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, और ये उधर जाएगा तो आप लोग के पास में बनने वाला है 2 म्यू टी n लैम्डा लैम्डा बाई 2। ठीक है, यहां से आप लोग निकालेंगे 2 म्यू टी दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये आप इसके लैम्डा बाहर ले लेंगे तो 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये भैया आप लोग के पास में कंडीशन आ गई है जब हमारे पास में क्या होगा, जब हमारे पास में मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लेना भाई, जहां पर n की जो वैल्यू है मेरे पास में 1 2 3 सो ऑन चलेंगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर मेरे पास में एक स्पेशल केस अगर मैं बात कर लेता हूं इसकी, कि अगर मेरे पास में मैं एयर की बात कर रहा हूं, तो एयर के अंदर में मेरे पास में म्यू कितना होने वाला है, तो म्यू आप बोल सकते हैं कि मेरे पास में इसकी वैल्यू 1 होने वाली है। तो इस फॉर्मूले को आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज टी यानी कि थिकनेस। आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर में वो ये पूछेगा कि मेरे को ये बताओ कि थिकनेस ऑफ द ग्लास जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको टी जो पुट करना है दैट विल बी इक्वल टू 2n प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी को मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उसी क्वेश्चन को। ठीक है, अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ये, या फिर आप इसको थिकनेस निकालने के लिए बोल दिया जाए तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब देखो n क्या है मेरे पास में, अभी बात करेंगे कौन से फ्रिंज के बारे में बात कर रहा है, कि एन फर्स्ट फ्रिंज के बारे में बात कर रहा है, सेकंड फ्रिंज के बारे में बात कर रहा है, थर्ड फ्रिंज के बारे में, वो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में दिया जाएगा। ठीक है, और लैम्डा जो मेरे पास में होगा वो मेरे पास में जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का आपने लगाया ना, उसकी वेवलेंथ होगी मेरे पास में, तो जिसके बारे में भी कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को बोल दिया जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ इसके अंदर में दो डाटा आप लोग को गिवन होंगे और तीसरा निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। जैसे इसके अंदर में अगर आप लोग को थिकनेस के लिए बोलेगा तो ये फ्रिंज के बारे में बताएगा, कौन से फ्रिंज के बारे में। ठीक है, और लैम्डा मेरे पास में क्या होगा, वेवलेंथ के बारे में, मोनोक्रोमेटिक के बताएगा इसके अंदर में। ओके भाई, अब मैं बात करता हूँ तीसरे केस के अंदर में, जिसके अंदर में मैंने मैक्सिमा की कंडीशन निकाल दिया आप लोगों के लिए। ये मेरे पास में मैक्सिमा की कंडीशन आ गई है, दिस वन। अब मेरे पास में मिनिमा की कंडीशन आ जाओ। तो मिनिमा की कंडीशन के अंदर में आप लोगों ने देखा था कि जो मेरे पास में पार्ट डिफरेंस बन रहा है दैट इज इक्वल टू 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2। किस केस के अंदर में, जब मैं इसके अंदर में स्टोक थ्योरम का स्टोक ट्रीटमेंट लगा के पार्ट डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। अब मैंने ये किया कि जब हमें इंटरफेरेंस मिनिमा मिलता है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, तो मैंने आप लोगों को समझाया था वहां पर कि इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू कितनी होती है, 2n प्लस में 1 लैम्डा बाई 2। यही तो आप लोग को बताई थी भाई। ठीक है, तो यहां पर आप लोग के पास में क्या आएगा, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये आपकी इक्वेशन सेकंड मान लो। ये कहां से आई, ये हमारी इस कंडीशन से आई है। और ये कहां से आई, ये हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा था कि जब भी दो कोई रेज हमारे पास में इंटरफेयर करती हैं तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस क्या होता है। तो ये उसकी कंडीशन है। तो ये हमारे पास में डार्क बनने की है, और ये मेरे पास में किसकी कंडीशन थी, ये मेरे पास में ब्राइट बनने की थी। जो यहाँ पर पढ़ी हमने, ये डार्क बनने की है और ये ब्राइट बनने की है, और ये मेरे पास में डार्क बनने की बात कर रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे, देन यू विल गेट 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 2n प्लस में 1 इंटू में लैम्डा बाई 2। और जब आप इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट 2 म्यू टी दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर आएगा भाई 2n लैम्डा। यही आ रहा है, नहीं, यहाँ पर मेरे पास में ये आएगा n लैम्डा मेरे पास में आ जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी दैट विल बी n लैम्डा आ जाएगी। ये इक्वेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, क्योंकि बार बार हम इसकी यूज़ करेंगे। आप लोगों से पूछा जाएगा कि डार्क बनाने के लिए मेरे पास में क्या कंडीशन गिवन होगी, तो ये मेरे पास में कंडीशन गिवन हो गई है, यानी कि यहाँ पर ब्राइट के लिए ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है और डार्क के लिए आप लोग को ये याद रखना है। अब इसके अंदर में क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ लेगा, यहाँ पर आप लोगों से पूछ लेगा कि मेरे पास में nth फ्रिंज की कुछ वैल्यू दे देगा कि इस फ्रिंज के लिए, और लैम्डा की वैल्यू दे देगा।
ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों के पास में थिकनेस पूछ लेगा या फिर मेरे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर देगा। ठीक है, तो जो भी आप लोगों को गिवन होगा यहाँ से आप इजीली निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में एयर यूज की गई है तो मैं यहाँ पर म्यू जो है मेरे पास में वो 1 मान सकता हूँ, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर रखा हुआ है वो मेरे पास में एयर है। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू टी विल बी इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो थिकनेस आप लोगों से बात करें तो थिकनेस आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये थी भाई हमारे पास में डार्क और ब्राइट फ्रिंज के क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, यानी कि वो कंडीशंस मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने निकाल के दिखा दिए, ये आप लोगों के पास में सिचुएशन बन के आएंगी। ठीक है, तो आप इसके अंदर में देख रहे होंगे कि जब हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं, जब हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में ब्राइट की कंडीशन ये होती है। लेकिन जब हम इस केस के अंदर में बात कर रहे हैं, न्यूटन रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यही केस क्या हो जा रहा है, ये केस किसके अंदर में आ रहा है, देखो आप लोग यहाँ पर, ये मेरे पास में डार्क का केस बन रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो मेरे पास में एन लैम्डा है, लेकिन जब न्यूटन रिंग के बारे में बात करते हैं, न्यूटन रिंग का जो हमारे पास में डार्क बनने वाला है तो वो मेरे पास में एन लैम्डा पर बनेगा। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ डार्क फ्रिंज को इंटरफेरेंस के केस में, इंटरफेरेंस के केस में तो ये मेरे पास में ये आ रहा है। लेकिन जब मैं न्यूटन रिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो ये किस केस में बन रही है, ये सिचुएशन मेरे पास में, ये मेरे पास में ब्राइट फ्रिंज के लेकर बन रही है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों क्या हो गए हैं, अपोजिट हो गई है, ये मेरे पास में अपोजिट हो गई है। अब मेरे को ये बताओ कि जब हम बात कर रहे थे, जब हमारे पास में इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे तो पहली जो रिंग बनती थी वो क्या बनती थी, मेरे पास में ब्राइट बनती थी भाई। ठीक है, ब्राइट रिंग बनती थी, फिर मेरे पास में डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर मेरे पास में ब्राइट बनती थी। लेकिन जब इस केस को बात करेंगे ना हम इसके अंदर में, तो आप देख रहे हैं कि उल्टा हो गया भाई ये। तो उल्टा होने से क्या हो गया, ये आप इसको डॉट को हटा दो, क्योंकि पहले इसके अंदर में क्या बनती है, ब्राइट बनती है। तो ये अंदर वाली ब्राइट है, जो व्हाइट आपको दिख रही है ये ब्राइट से रिप्रेजेंट किया मैंने, और जो यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक या रेड से दिख रही है वो हमने डार्क फ्रिंज के बारे में बात करी है। तो अगला केस जो आएगा इसके अंदर में, जब हम यहाँ पर न्यूटन रिंग के बारे में बात करेंगे तो इसको देखा गया कि ये भाई इस तरह की फ्रिंज बनती है कि बीच में तो हमारे पास में क्या हो गया, इसका अपोजिट हो रहा है ना, जहां इसका ब्राइट मिल रहा है, जहां इसका ब्राइट मिल रहा है वहां पे उसका डार्क मिलता है। ठीक है ना, तो यहां पे आप कहेंगे कि पहली जो फ्रिंज बनेगी वो मेरे पास में डार्क बनेगी, फिर मेरे पास में ये व्हाइट दिख रहा है आपको ब्राइट बनेगी, फिर डार्क बनेगी, फिर ब्राइट, फिर डार्क, और इस तरह से आपको फ्रिंजेस दिखाई देंगे। यानी कि यहाँ पर ऐसा हुआ कि नॉर्मल जो हमारे पास में इंटरफेरेंस था उसके पैटर्न से चेंज हो गया, क्योंकि उसके अंदर में आप लोगों को पहली ब्राइट मिलती थी, इस केस के अंदर में आप लोगों को क्या मिल रहा है, पहला डार्क मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है इसके अंदर में कि न्यूटन रिंग के अंदर में जो सेंट्रल ब्राइट है वो डार्क है, सॉरी सेंट्रल फ्रिंज है वो डार्क है या फिर हमारे पास में ब्राइट है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। जहाँ पर इंटरफेरेंस को हमें ब्राइट मिलता था वहाँ पर उसको क्या मिल रहा है, इसके अंदर में हमारे पास में जो डार्क के अंदर में वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। जहाँ पर हमारे पास में इंटरफेरेंस के अंदर में डार्क मिलता था जिस सिचुएशन के अंदर में, वो हमारे पास में ब्राइट कंडीशन दे रहा है किसके केस में, जब हमारे पास में न्यूटन रिंग का फॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, तो इसका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। जब यहाँ से हम देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि हमारे पास में पहले डार्क फ्रिंज बनेगी, फिर हमारे पास में ब्राइट बनेगी, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे कंटिन्यूसली यहाँ पर चलते रहेंगे। अब जो इसके अंदर में दूसरे क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं, पहला केस तो आप लोगों के पास में ये हो गया कि क्या क्या हमारे पास में क्या कंडीशंस होती हैं ब्राइट निकालने की या फिर मेरे पास में डार्क निकालने की। आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है हम लोगों को, इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमें जो पूछा जाता है ना क्वेश्चन के अंदर में, वो आप लोगों से इनके रेडियस के बारे में कैलकुलेशन करवाने के लिए बोलता है, या फिर इसके डायमीटर से रिलेटेड बात करता है कि मेरे को ये बताओ कि न्यूटन रिंग जो मेरे पास में ब्राइट है, फोर्थ ब्राइट है, उसका मेरे को डायमीटर निकाल के दिखाओ। या फिर पूछ लेगा कि फोर्थ डार्क है उसका मेरे को डायमीटर निकाल के दिखाओ। क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर टाइप बन रही है ना, इसका पूरा डेरिवेशन आता है, आप लोगों को उसके पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि जो फ्रिंजेस बनेंगी वो मेरे पास में सर्कुलर टाइप में बनेंगी। तो सर्कुलर बनेंगी तो हमें उसका कुछ ना कुछ रेडियस भी गिवन होगा, और रेडियस गिवन है तो मुझे उसका एक डायमीटर भी निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके कैसे अप्रोच करेंगे, चलिए भाई इसको हम सीखते हैं। यही इसी चीज़ से मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ में उसको रिलेट करवाता हुआ चलूँगा भाई। चलिए अब इसके डायमीटर को निकालने की बात करते हैं और डायमीटर को देखते हैं कि कैसे इसकी अप्रोच करेंगे हम। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई होप। तो आपको टी का यहाँ से निकल गया फॉर्मूला और टी का यहाँ से निकालने को आ गया होगा। ठीक है, ये सारी कहानी हमारी इसके डायमीटर को निकालने तक लेके चलनी पड़ेगी। देखो भाई अब क्या करना पड़ेगा, डायमीटर निकालने के लिए आपको सीधा इसका फॉर्मूला याद रखना भाई। ठीक है, ज़्यादा आप लोग को इसके डेरिवेशन पर नहीं घूमना है कि हमें कैसे आया और
कहाँ से आ रहा है ये, आप लोग सीधा इसका फॉर्मूला याद करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों का एक बेस जरूर बनाऊंगा कि वो फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है और उसके अंदर में क्या क्या टर्म हमने यूज करी है। देखो ये सेम हमारे पास में वेज शेप का मैं यहाँ पर यूज करके चलूंगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास में एक ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया भाई, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको कहाँ पर रखा हुआ है, एक ग्लास प्लेट के ऊपर में रखा हुआ है। ये मेरे पास में एक ग्लास प्लेट रखी हुई है। अब देखो कि क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास में एक ऐसा स्पेयर रहा होगा जिसके अंदर से मैं काटता हूँ। जब आप लोगों ने पहली क्लास जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कौन सी लेंसेज को लेके, तो लेंस के अंदर में मैंने आप लोगों को समझाया था ये कि ये क्या होते हैं, एक पूरा गोला होता है इस तरह का, और उसके अंदर में आप क्या करते हैं, दो ऐसे पोर्शन को यहाँ पर मिला देते हैं, तो आपके पास में ये जो पोर्शन बचता है ये आप क्या बोलते हैं, मेरे पास में कॉन्वेक्स लेंस बन गया। उसी तरह से मेरे पास में ये जो यूज किया गया यहाँ पर, जो मेरे पास में प्लेनो कॉन्वेक्स यूज किया गया है, तो जो कॉन्वेक्स है उसका कहीं यहाँ पर सेंटर होगा, ठीक है। ये सेंटर इसके अंदर में से काट के उसके ऊपर में एक प्लेन सरफेस लगा दिया गया होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो इसका रेडियस रहा होगा, ये मेरे पास में जो रहा होगा, ये मेरे पास में रहने वाला है आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप लोगों ने समझा था ना ये कि जब भी हम ऐसे जो सरफेस लिया जाता है, कोई भी आप स्फीयर लेते हैं, ये मान लो आपने ग्लास ले लिया और ग्लास का ये आपने अपर्चर कंसीडर किया है, तो यहाँ पर इसका क्या होता है, सेंटर होता है। और जो भी इसके पोल से, ये इसको पोल बोलते हैं, और पोल से मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होती है, इसको आप किससे नाम देते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। अब देखो इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर का यहाँ पर खेल रहेगा। दूसरी चीज आप लोगों को यहाँ पे जो ध्यान रखनी पड़ेगी, ये आप लोगों को टी याद रखना है कि जो मेरे पास में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है उसकी थिकनेस के बारे में हम बात करें तो मेरे पास में टी की वन, ओके। अब देखो इसके अंदर में मेरे को और क्या क्या जरूरत है, बस इसके अलावा हमें और कोई किसी भी चीज की जरूरत है नहीं पड़ने वाली है, अगर आप लोग को ये आर ओ टी के बारे में पता लग गया है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर में क्या करेंगे जो भी हमारे पास में फ्रिंजेस बनेगी, यानी कि फ्रिंज कैसे बनेगी, पहली डार्क बनेगी, फिर मेरे पास में ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ठीक है। जो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रखी है वो मेरे पास में डार्क फ्रिंजेस हैं, और जो व्हाइट आपको दिख रहा होगा ये मेरे पास में ब्राइट फ्रिंजेस हैं, और ये मेरे पास में डार्क फ्रिंजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है कि इनके रेडियस निकाल के बताओ या डायमीटर निकाल के बताओ। तो डायमीटर से मतलब होता है कि अगर मैं इस फ्रिंज की बात करूँ, ये मेरे पास में जो पहली डार्क बनी है, पहली डार्क तो नॉर्मल सेंट्रल जो है मेरे पास में डार्क बनी हुई है, पहली डार्क की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो मेरे पास में इसका डायमीटर क्या होगा, यहाँ से और ये टोटल ये मेरे पास में डायमीटर होगा। अब दूसरी रिंग की ये मैं पहली मान लेता हूँ, ये सेकंड मान लेता हूँ, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड। तो आपको तीसरी के निकालने के लिए बोलते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे स्केल रखेंगे और यहाँ से मेजर करेंगे और यहाँ से मेजर करेंगे, और ये जो टोटल लेंथ आएगी आप इसको बताओगे कि भाई मेरे पास में क्या आ गया, इसका डायमीटर आ गया। क्या भाई इस तरह से करोगे आप लोग, नहीं ऐसे तो नहीं करना चाहिए आप लोग को, उसका कुछ तरीका होना चाहिए, ठीक है। आप स्केल लेकर तो मेजर करने के लिए वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो उसको क्या ट्रिक रहेगी उसकी मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ भाई कि जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप है, और आप लोगों के डिस्कशन के लिए व्हाट्सअप ग्रुप है वो ओपन कर दिया गया है, जिसका नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, दैट इज 9416878402, ठीक है। इस नंबर से इस नंबर पर आप मैसेज डाल सकते हैं, इसका कैसे ज्वाइन करना है इसका प्रोसीजर आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। जो भी इसको ऑपरेट कर रहा होगा आप लोग को उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। वेट कीजिएगा, आप लोग को रिप्लाई जरूर मिलेगा वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं बात करूँ कि पहली जो रिंग होगी, पहली रिंग का मेरे पास में रेडियस निकालने के लिए बोल दिया जाए या फिर इसका डायमीटर निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो बात करते हैं पहले ब्राइट को लेकर। किसकी बात करेंगे हम, ब्राइट को लेकर बात करेंगे। तो ब्राइट का आप लोग को याद रखना है कि जब भी डायमीटर की बात करेगा तो डायमीटर कहाँ से निकलेगा, दैट इज डी एन एंड दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग अंडर रूट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2n+1, 2n+1 λ/2, λ/2 हो गया, और इनटू में r, ठीक है। तो ये r का खेल मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि r क्या है, r जो मेरे पास में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है उसके रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो ये मेरे पास में आ गया कि जब भी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताओ कि जो मेरे पास में ब्राइट फ्रिंज है उसका रेडियस बताओ, या फिर आप लोगों से पूछ लेगा कि उसकी जो डायमीटर बताओ, तो डायमीटर आप लोगों को पता लग गया, तो अगर आप लोगों से रेडियस पूछता है तो क्या करना है, इसका हाफ कर देना, यानी कि ये बच गया मेरे पास में 2n+1 λ/2 इंटू में r आप लोगों के पास में बन गया, ठीक है। अब देखो दूसरी मैं बात करता हूँ, ये देखो ये क्या था, मेरे पास में पार्ट डिफरेंस ही तो मैंने रखा है और इंटू में r किया है, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं किया, नहीं ये डेल x इंटू में r आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों से ये बोल दिया जाए कि डार्क फ्रिंज की बात करो, तो डार्क फ्रिंज का मेरे पास में कितना रहने वाला है, डार्क की बात करें तो डार्क के साथ में भी वही करना है मेरे को,
पाथ डिफरेंस इनटू में आर आप लोगों को कर देंगे, बड़ा सिंपल है ये तो। डी एन दैट इज इक्वल टू 2 क्यों यूज किया मैंने, ट्वाइस रेडियस की बात करते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं इसकी डेरिवेशन के थ्रू, तो वहां पर रेडियस निकल के आता है, और रेडियस का जब हम ट्वाइस कर देते हैं तो हमारे पास में डायमीटर आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसके साथ में 2 लगाते हैं। ओके, और इसके अंदर में क्या बनने वाला आप खुद बता सकते हैं कि इसके बीच में हम जोड़ेंगे उसका पाथ डिफरेंस कितना बनता है डार्क फ्रिंज के अंदर में, दैट इज एन लेमडा, और मल्टीप्लाई किसके साथ में करना है, हमें उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आप लोग के पास में कंडीशन क्या आ गई है, ये आप लोग के पास में कंडीशन आ गई है किसकी, डार्क फ्रिंज जो है उनके डायमीटर को लेकर आप लोग के पास में आ गई है। ठीक है, अगर आप लोगों से ये पूछ देगा, आप मान लो ये बोल देगा क्वेश्चन के अंदर में कि भाई फोर्थ फ्रिंज है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, उसका डायमीटर निकाल के दिखाओ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एन की जगह पे 4 पुट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोगों को गिवन होगा, लैम्डा आप लोगों को गिवन होगा, और ध्यान रखना इनके कैलकुलेशन जब करो ना तो इनको एसआई यूनिट में जरूर कन्वर्ट कर लेना। कहीं आप लोग इसके अंदर में एंगस्टोन यूनिट दे रखे हो कि 4 एंगस्टोन है, तो आप 4 लैम्डा डालो और सीधा आंसर निकालने की कोशिश करो, गलत हो जाएगा भाई मेरे। क्यों, क्योंकि आप लोगों को इसके अंदर में स्टैंडर्ड जो होगा, आर जो होगा आप लोगों के पास में रेडियस होगा, सेंटीमीटर में होगा, तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी की डिवाइड में नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलनी पड़ेंगी, जैसे मीटर हो गया। जैसे पिछले जब हमने यंग डबल स्लिट के करे थे तो ऐसा आया था कि 4 mm और डिवाइडेड बाय 7 mm, तो यहाँ पर हम लोगों ने इनको कन्वर्ट करना नहीं जाना था। क्यों, क्योंकि ये तो भैया आपस में कटेंगे तो हमारे पास में क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है, तो हमें इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लैम्डा और आर दोनों मेरे पास में मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं, तो आपको इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई है। ठीक है, तो कैंसिल आउट होने की वजह से यहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ रही थी इनको दोबारा से चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना कि भाई लैम्डा और आर इनकी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद में आप लोगों को काम करना है। अब मैं छोटी सी एक इसके पूरे एनालिसिस पर काम करना चाहूँगा कि आखिर हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके अंदर में न्यूटन रिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो हमने अभी देखा था उसको ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जाती है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जैसे जैसे आप लोग दूर जाएंगे ना, मान लो ये डायमीटर है मेरे पास में, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग और फोर्थ रिंग के बारे में बात करेंगे, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इनकी क्या होती है, जो डायमीटर है ना वो कम होता चला जाता है, यानी कि उनके बीच में जो गैप है, बेसिकली जो गैप है वो कम होता चला जाता है 2 डायमीटर्स के बीच में। यानी कि आप बात करो कि सेकंड जो मेरे पास में डार्क है और ये मेरे पास में जो थर्ड डार्क है, इनके बीच में जो गैप है, मान लो ये लेट अस सपोज ये 1 है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा 3 और 4th के बारे में, तो ये जो गैप हो जाएगा ना थर्ड के डायमीटर और 4th के डायमीटर के बीच में, तो ये लेट अस सपोज 0.8 हो जाएगा, फिर आगे जाओगे तो 0.6 हो जाएगा, और फिर जाओगे तो 0.5, ऐसे कम होता चला जाएगा। यानी कि जो रिंग है ना वो रिंग एक दूसरे में आपस में मिलती हुई चली जाएंगी, तो आप कहेंगे कि वहां पर कंट्रास्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसको थोड़ा एक इसके फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया उसी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने देखा ब्राइट की जो फ्रिंज है उसका फॉर्मूला कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2n+1 के, ठीक है ना, 2n+1 के है। और मैं बात करूं दूसरा कौन सा मेरे पास में, जो मेरे पास डार्क फ्रिंज थी, तो डार्क फ्रिंज कहाँ किसके साथ में रिप्रेजेंट कर रही है, वो कहीं ना कहीं √n के, ठीक है ना, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहां पर n की जो वैल्यू 1 2 3 4 किसी भी फ्रिंज के बारे में बात कर सकता है, किसी भी फ्रिंज के डायमीटर को लेकर बात कर सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर गैप निकालने की बात किया, जो हमारे पास में स्टैंडर्ड डाटा था वहां से हमने रखा कि इसके अंदर में वैल्यू रखो आप n की जगह पे, जो फर्स्ट रिंग है उसकी बात करें, और सेकंड रिंग, जो फर्स्ट रिंग है और सेकंड रिंग है इनके बीच में डायमीटर में कितना गैप आएगा उसको निकाला आप लोगों ने। तो कैलकुलेशन आप लोगों के पास में आएगी 0.414, और ये मेरे पास में 2 रूट मेरे पास में लैम्डा इंटू में आ आएगा। जब मैं बात करूंगा दूसरी और तीसरी की, तो यहाँ पर आप लोग इसके कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग के पास में आएगी 0.318 टू √ लैम्डा इंटू में आर आप लोग के पास में आएगी। तो आप लोग यहाँ पर देखते जा रहे हैं कि जैसे हमने पहले के गैप की बात करी, तो पहले दोनों के बीच में गैप मेरे पास में ज़्यादा था, दैट इज 0.414, और जैसे आप ऊपर बढ़े तो आप लोग के पास में गैप क्या हो गया, 0.318 हो गया। तो आप ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे तो यहाँ से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों के बीच में गैप क्या हो गया, कब हो गया। तो ये पूरी कहानी थी आपको न्यूटन रिंग को लेके। यहाँ पर आपका न्यूटन रिंग जो है वो पूरा खत्म होता है। जो मेन आप लोगों को ध्यान रखने वाली चीज़ है वो आप लोगों को ये 2 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हीं के बेसिस के ऊपर में आप लोगों के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल कैसे पूछ लेगा कि मेरे को ये बताओ कि 4th डार्क और 3rd ब्राइट के बीच में, उनके डायमीटर के बीच में कितना गैप रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डार्क ब्राइट का पूछेगा तो ये रखो, डार्क का पूछेगा तो ये डायमीटर निकालो और दोनों का आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आप लोगों के पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी आप लोगों को घुमा फिरा के पूछेगा। दूसरी चीज क्या पूछ लेगा इसके अंदर में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर देगा कि यहाँ पर मान लो हमने म्यू कोई भी रख दिया, मानो मैंने हनी रख दिया या फिर ऑयल रख दिया या कुछ भी चीज़ रख दी जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, तो आप निकाल नहीं लोगे,
पीछे अभी जस्ट हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे यहाँ पर, जो भी हमने पीछे जब हम इसके पार्ट डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पर इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा था कि जो वेज शेप के लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 2 म्यू टी, ठीक है, प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, और ये इक्वल किसके होता है, ये मेरे पास में होता है ये मेरे पास में इसका पार्ट डिफरेंस हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास में पार्ट डिफरेंस होता है जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो यहाँ से भी आप इसकी टी म्यू या जो भी आप लोगों को निकालने के लिए बोला जाए वो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना इन चीज़ों को लेकर, और यहीं पर आप लोगों का न्यूटन रिंग खत्म होता है। बाकी जितने भी चीज़ें हैं भाई वो हमारी लगभग वो कवर हो चुके हैं। वेव ऑप्टिक्स का 98% जितना भी था वो सारा आप लोगों को कंप्लीट हो गया। कुछ 2-4 हमारे पास में माइकलसन इंटरफेरोमीटर वगैरह होंगे, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आप लोगों के लिए उनकी क्लास अरेंज की जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। जो भी चीज़ें वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जो भी डिटेल रहेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। न्यूमेरिकल्स इसके भाई अगली क्लास के अंदर में हम देखेंगे, ठीक है।